एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंजॉय करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को देता कौन है। ये इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस देता है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अपने सेक्शन A17, 18 एंड 19 में, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 17 जो ट्रेड यूनियन को प्रोवाइड करता है इम्यूनिटीज फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब किसी भी तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटीज किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को देता है। सेक्शन 17 कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में कोई भी अग्रीमेंट बनता है ट्रेड यूनियन के किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, और वो एग्रीमेंट किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट करने का नहीं है, और वो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 15 के ऑब्जेक्ट्स में मेंशन है, देन कोई भी ऑफिस बियरर या मेंबर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लायबल नहीं होंगे किसी भी पनिशमेंट के लिए अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड, जो कि कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। तो मतलब अगर जैसे कोई भी ट्रेड यूनियन है, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेक्शन 15 में मेंशन है। अगर उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में किसी भी तरीके का अग्रीमेंट बनता है जो ऑफेंसिव भी नहीं, जो किसी भी तरीके से ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, तो वो किसी भी तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन 18। जैसे कि सेक्शन 17 हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटी दे रहा था किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, वैसे सेक्शन 18 सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी देता है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को। जब किसी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में कोई अग्रीमेंट बनता है कुछ टर्म्स और कंडीशंस पे, तो जनरली क्या होता है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे ब्रीच करते हैं तो उसे सिविल टॉर्ट माना जाता है और इसके लिए सिविल लायबिलिटी होती है। बट इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन वो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर इम्यून रहते हैं किसी भी तरीके की सिविल लायबिलिटी के लिए। इवन इफ वो किसी को स्ट्राइक करने के लिए इंड्यूस करते हैं तब भी वो सेफ रहते हैं। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि उसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए और कोई भी इलीगल मेथड अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। इसमें एक केस था रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कुछ वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, तो इसके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने केस फाइल किया था कि ये एम्प्लॉयर्स स्ट्राइक पे गए हैं तो इतने दिन का मेरे काम का लॉस हुआ है और जिसका मुझे डैमेज मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने डायरेक्टली कह दिया था कि नहीं, वो किसी भी तरीके की सिविल लायबिलिटी के लिए हेल्ड नहीं होंगे। अगर उन्होंने मतलब किसी भी तरीके के वायलेंस के बिना अपनी स्ट्राइक की है और कोई भी इलीगल मेथड अडॉप्ट नहीं किया है, तो एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके की सिविल लायबिलिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये सेक्शन 18 कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन किसी भी तरीके की सिविल लायबिलिटी से इम्यून रहता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है और कोई इसे ब्रीच करता है तो वो एक्शनेबल होता है। अगर कोई अग्रीमेंट बन रहा है किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो किसी भी ट्रेड को भी रेस्ट्रेंट करता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें ट्रेड, किसी भी तरीके के ट्रेड को, बिजनेस को रेस्ट्रेंट करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन सेक्शन 19 इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का सेक्शन 19 इम्यूनिटी देता है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को कि वो यहाँ पर अगर ऐसा भी कोई अग्रीमेंट बना रहे हैं जो कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी ट्रेड को रेस्ट्रेंट कर रहे हैं तो भी वो इम्यून रहेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।